Dear students, sometimes we have to calculate the present value for cash flows or returns that are perpetual in nature, because sometimes we have resources like indestructible land or any perpetual bond that is going to give us the returns over an undefined period of time. So how we can calculate the present value in this situation? Let us see how we can do that. Here, the situation is explained with these examples that we have a perpetual bond, just like I told you, or indestructible capital like land or other indestructible assets. And if we have such a situation, the returns they are likely to last over an undefined period of time. हमें नहीं इल्म कि वो ज़मीन से जो हमें रिटर्न मिलेगा वो कितने अरसे तक जा सकता है. इट इज़ अनडिफाइंड, अननोन. और परपेचुअल बॉन्ड जो है वो भी it can pass from one generation to another generation, just like land. So it's something which is undefined, and infinity is expected in it. So that's what I'm trying to highlight here. And you can see that in the upper limit of the integral, that it starts from zero. The time it starts from zero and infinity appears, because this is something undefined. The upper limit or the end of that is unknown. Whereas the RT is something that remains there, वो वैसे का वैसे ही रहेगा. It is the return or the revenue that will accrue every year. और ये है वो discounting factor जो कि exponential decay को reveal कर रहा है. So ये है एक example improper integrals की जो हमने already पढ़ी हुई है. Improper integrals क्या होते हैं? We have studied that. अब इसे हम deal कैसे करेंगे? हम ये assume कर लेते हैं कि जो RT है it's some sort of dollars, जो कि एक इक्वल कांस्टेंट अमाउंट हमने ली. हर साल हमें इक्वल अमाउंट मिल रही है. और आर जो है वो डिस्काउंट रेट है. ये दो वैल्यूज़ हमारे काम आएंगी व्हेन वी विल बी डूइंग दी कैलकुलेशंस. अब इसके बाद हमने जो फॉर्मूला लिखा था जहाँ पर हमने पाई के नीचे परपेचुअल लिख दिया, जस्ट टू शो कि इट इज़ अ रिटर्न इन केस ऑफ अ परपेचुअल कैश फ्लो. RT इज़ देयर. RT की जगह हमने D लिख लिया बिकॉज इट इज़ गिवन. और जो अपर लिमिट है वो हमारे पास इस केस में T के बजाय इन्फिनिटी है. और इसके अलावा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो दे आर सब्सटीट्यूटेड. जब हम इन्हें सब्सटीट्यूट कर दिया तो इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. और इंटीग्रेशन से हमारे पास D पहले बाहर आ गया. और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म थी जो कि एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन थी, उसकी हमने इंटीग्रेशन की बाय यूजिंग दी इंटीग्रेशन रूल ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये चीज़ भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी आप देख सकते हैं. आगे चल के हमने ये किया कि हमने y की लिमिट जो मेंशन की हुई है आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी मेंशन की हुई है. इट मीन्स कि जो अपर लिमिट है दैट इज़ अनडिफाइंड. ये सिंप्लीफिकेशन आसान है बिकॉज यहाँ पे dt ओवर dt कट गया है जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था. और डिनोमिनेटर में हमारे पास -r बच गया था. सो हमने -r को भी d के साथ बाहर शिफ्ट कर दिया, जो ये टर्म बन गई. और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इट इज़ स्टिल देयर एज इट इज़. और नाउ हमने उसमें अपर लोअर लिमिट्स इंट्रोड्यूस करवा दी. ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट. उसके बाद इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पर e की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगी. और ये बाकी टर्म वैसे ही है. यहाँ पर आकर हमने अब इस लिमिट को अप्लाई किया. लिमिट कहती है कि हमें y की जगह वैल्यू लगानी पड़ेगी और ये y है. y की जगह हमने इन्फिनिटी को सब्सटीट्यूट किया. जब हमने इन्फिनिटी को सब्सटीट्यूट किया इट बिकेम समथिंग लाइक दिस. और e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन गई. नाउ यू कैन यूज़ कैलकुलेटर इन ऑर्डर टू फाइंड द नेचुरल एक्सपोनेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ इक्वल टू 0. और जब हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी फाइनली जिसमें 1 विल डिसअपियर. और जो प्रॉफिट का आंसर आएगा हमारे पास द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द परपेचुअल कैश फ्लो वो आएगा d ओवर r. इट मीन्स के इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी स्केरी सिचुएशन जिसमें टाइम की जो डायमेंशन है वो अनडिफाइंड लिमिट तक जा रही है, जो कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनडिफाइंड है. बट इसका जो
फॉर्मूला हमने डिवाइस किया, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ सिंपली द क्वोशंट ऑफ डी एंड आर, द वैल्यूज ऑफ विच कैन बी गिवन. लेट अस सी. अब ये इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं कि अगर हमें डी की वैल्यू गिवन हो और आर की वैल्यू गिवन हो, इसमें करेंसी यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, डॉलर, पी के आर, no matter no matter which one of these you use, definitely there is no effect on the formula. So let's go ahead and substitute these values. D की वैल्यू लगा लें और R की वैल्यू लगा लें, simply divide them. यहाँ पे हमने इन्हें डिवाइड किया और हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया. It can be either in dollars or PKRs and this is 29,000. तो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी. दिस कैन बी डेफिनेटली इन PKR और डॉलर्स. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपिचुअल इनकम स्ट्रीम, ऐसा इनकम स्ट्रीम जो कि जारी रहेगा एट कांस्टेंट रेट, जिसमें कांस्टेंट रेट पे हर साल रेवेन्यूज अर्न हो रहे हैं, दैट इज़ $1450 और रुपीज़, और जिसे डिस्काउंट किया हमने 5% पर ईयर पे, तो उसकी जो वैल्यू होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इन दिस केस the present value because we haven't subtracted. जब हम subtract करेंगे revenues और cost को तो हमारे पास net present value आएगी. इस केस में चूंकि cost को हमने zero assume किया इसलिए हम इसे present value कह सकते हैं. तो present value जो हमारे पास आएगी that is $29,000. So इस तरीके से what we learned is that present value can be calculated not just for any situation where the cash flows are for a certain defined period of time, but also for situations where this analysis can go to an undefined period of time. And all of it is done with the help of definite integrals by using the improper integrals. Thank you.